कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। सैयद मुनव्वर हसन अपने रब के हजूर पेश हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी हसनात को कबूल फरमाए, आमीन। आइए सैयद साहब की ज़िंदगी का एक मुख्तसर अहाता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनके हालात देखते हैं जब वो इस दुनिया में आए। अगर आप पाकिस्तान बनने से पहले के 10 साल देखें तो उस वक़्त जो हालात थे, तहरीक आज़ादी अपने अरूज पर थी और उस वक़्त के मुसलमानों के दरमियान दो सोच के ज़ाविये थे। एक टॉपिक जिसके ऊपर सारे मुसलमान उस वक़्त बात कर रहे थे वो थी ऑफ कोर्स तहरीक आज़ादी। दूसरी वो चीज़ जिसमें कुछ नज़रियाती लोग एक सिस्टम बनाने की बात, एक मदीना की तर्ज के तौर पर मुसलमान रियासत का क़याम और जिसका एक मुसलमान रियासत के तौर पर उसका एक किबला दुरुस्त किबला किया जा सके। इस नज़रियाती फ़िक्र पर बहुत लोग उस वक़्त काम कर रहे थे और उनमें अक्सरियत वो लोग थी जो कि तहरीक आज़ादी में पेश थे। उनमें सबसे पहला नाम जो हमारे पास आता है वो अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इसी बड़ी सोच के सबसे बड़े दाइयों में से थे और इसी असूल के तहत उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। फिर वक़्त के साथ मौलाना मौदूदी भी इसी फ़िक्र से हमकिनार हुए और फिर मौलाना मौदूदी ने एक पूरा निज़ाम और एक पूरे सोच की तख्लीक कर डाली। फिर इसी सोच के तहत पाकिस्तान की तारीख तकमील तक पहुंची और 1947 में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की लीडरशिप सबसे फ्रंट लाइन पे थी। जब इसी सोच के तहत पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया, फिर इंसानी जबिल्लत के असूल के तहत इसके ख़िलाफ़ दूसरी क़ुव्वतों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, जहाँ से पाकिस्तान में एक लेफ़्ट और राइट विंग की बहस स्टार्ट हुई और पाकिस्तानी कौम की सोच दो हिस्सों में तकसीम हुई। अगस्त 1944 को दिल्ली में पैदा होने वाले सैयद साहब ने अपने घर में ये दोनों सोचें सुनी और उसके ऊपर बहस भी देखी। उनकी वालदा जो कि राइट विंग की सियासत या राइट विंग की सोच की हामिल थी, जो कि एक रियासत मदीना की तरह की तर्ज पर एक सल्तनत बनाने की सोच की तरफ गामजन थी। इब्तिदा में मौलाना ने उनकी सोच से मुतासिर न हुए और रादर मौलाना जो है वो लेफ़्ट सोच को अपनाया और तरक्की पसंद तहरीक के हामी हो गए। उन्होंने उन्हीं दोनों में से उन्होंने लेफ़्ट विंग की सोच की हामी एक तहरीक जिसे हमने NSF बाद में कहा गया, उसमें शामिल हो गए। इब्तिदा में ही उनके लहजे, उनके किरदार और उनकी शख्सियत से बहुत लोग मुतासिर हुए और उन्होंने बहुत से महबूब और मुखलिस दोस्त अयाम इब्तिदाई अयाम में ही बना लिए। सैयद साहब तारिक बिन ज़ियाद के बर्न द बोट्स के अमल करते थे, लिहाजा वो बहुत जल्दी NSF की मरकज़ी क़यादत तक पहुँच गए। यही ज़माना तालिब इल्मी था, जोश भी था, उम्र भी थी। फिर वो कराची यूनिवर्सिटी में चले गए। यहाँ पे उन्हें सबसे पहले मौलाना मौदूदी का लिटरेचर से मुतारफ़ कराया गया और फिर हर नौजवान की तरह वो मौलाना के लिटरेचर से सोच तब्दील करने पर मजबूर हुए और ना सिर्फ उनकी सोच का ज़ाविया बदला, इतना बदला कि 180 डिग्री पर बदल होके उन्होंने जमात इस्लामी की एक तलबा तंजीम जमीयत में शामिल हो गए और यूं NSF की तरह सिर्फ 2 साल के अरसे में 1964 में वो इस एक मुनज़्ज़म और रिलीजियस राइट लेफ़्ट की सोच के हामिल तंजीम के नाज़िम आला बन गए, जो कि जमीयत के असूल और जमीयत के हालात में 2 सालों में इस मुकाम तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। मुनव्वर हसन साहब का चुभता और सीना छलनी करता हुआ अंदाज़ उन्हें इंतहाई जज्बातियत तक पहुंचा देता था। इसी अंदाज़ की वजह से उन पर पाबंदियाँ भी लगीं और बहुत सी चीज़ों पे उन्हें तकरीर करने से पहले ही हुकूमत गिरफ़्तार कर लेती थी।
1967 की इलेक्शन मुहिम में उनकी तकरीरों ने बड़े बड़े सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सियासतदानों में वो शुमार होने लगे। मुनव्वर हसन साहब मुतालिया और रिसर्च के दिलदादा थे। उन्होंने दाएं और बाएं बाजू के लिटरेचर पर बहुत रिसर्च की। उसके अलावा वो शायरी, अदब और एक बहुत अच्छे नात खान भी थे। मुनव्वर हसन की ज़बान और मिजाज दोनों सख्तगीर मगर सच्चे थे। जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ अगर जमात इस्लामी के किसी लीडर ने अमली मुखालफत की तो वो सैयद साहब ही थे। ज़ियाउल हक और अल्ताफ़ हुसैन ने उनके अंदर सोया हुआ मुहाजिर भी जगाने की नाकाम कोशिश की और उन्हें 9-0 पर भी मद्दो किया, लेकिन वो इंतहाई गुस्से और नाराज़गी से वहाँ से निकले और फिर हमेशा अमली तौर पर MQM और ज़ियाउल हक की मुखालफत की। जब MQM और जनरल ज़िया की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सैयद साहब ने जमात इस्लामी में रहते हुए अमली तौर पर हज़रत उमर की तर्ज की तरह पर अपनी अमारत में एक एक रुपए का इस्तेमाल फूंक फूंक कर किया। सैयद साहब ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने तालिबान की हमायत में भी खुलकर बोले, जबकि बहुत से हमारे लीडर्स और इवन जमात इस्लामी और दूसरी मजहबी की तंजीमें भी इस तरह खुलकर ना बोली। उन्होंने जहाद पर भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत सी तकरीर की, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मीडिया पर बातें की गईं और उनकी तकरीरों और उनके स्टाइल ने पाकिस्तान फ़ौज के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा की जब कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। सैयद साहब वाहिद लोगों में से हैं जिन्होंने अल-अख़वानुल मुस्लिमीन की भी खुल की हमायत की। जब उन पर मुश्किल वक़्त आया तो उम्मत मुस्लिमा के तमाम लीडरों ने उनकी हमायत से पीछे हट गए। उनकी मोहब्बत पाकिस्तान से हमेशा वाज़ेह थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हामियों को जिस तरीके से फांसियों पर लटकाया जा रहा था, मौलाना ने उसके ख़िलाफ़ खूब जिहाद किया, खूब तकरीरें की, खूब हुकूमत की कानों में आवाज़ें डाली, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने कान बंद रखे। सैयद साहब ने अमेरिका के इरादों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पेश गोइयाँ 15 साल पहले की, वो वक़्त ने साबित किया कि वो सारी सच थीं। सैयद साहब इमरान खान के भी बहुत करीब आए। उन्होंने इमरान खान को दहशतगर्दी की जंग जो कि पाकिस्तान की जंग नहीं है पर कायल किया। इमरान खान के साथ उन्होंने सूबा सरहद की मखलूत हुकूमत में भी बहुत काम किया और इमरान खान को बहुत मुतासर किया। और इमरान खान की मौजूदा सोच जो कि एक राइट विंग की सोच समझी जा रही है, इसमें भी अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद के बाद अगर किसी का अमल दखल है तो वो सैयद साहब ही हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए।